नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद तो करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, भारतीय राजनीति विज्ञान का चैप्टर नंबर 17 में आप सभी साथियों के सामने लेकर आ गया हूं। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसमें अपन पढ़ेंगे दोस्तों, इस चैप्टर के माध्यम से हम पढ़ेंगे दोस्तों वोट डालने का अधिकार में, यानी मतदाताओं के पास कौन कौन से अधिकार होते हैं, जिसको बोल देंगे वयस्क मताधिकार। क्या बोलेंगे? वयस्क मताधिकार। तो चलिए दोस्तों, यहां पर पहली लाइन लिखी गई है कि जनता द्वारा वोट डालने तथा अपने प्रतिनिधि चुनने के अधिकार को वयस्क मताधिकार कहते हैं। यानी जनता वोट डालेगी और वोट डालकर चुनाव के अंदर अपना एक प्रतिनिधित्व का चयन करेगी और भाई उसी प्रणाली को हम कहेंगे वयस्क मताधिकार। उस प्रणाली को हम क्या कहेंगे? उसी प्रणाली को हम वयस्क मताधिकार कहते हैं। यानी वोट होते हैं, मान लीजिए एग्जांपल, आपके गांव के सरपंच का वोट होना है, तो गांव के सरपंच का वोट किस आधार पर होगा? वयस्क मताधिकार पर आधारित होगा, क्योंकि आप लोग जाकर उसे वोट करेंगे, मैक्सिमम जनता जाकर उसे वोट करेगी, फिर बाद में मतगणना होगी और अगर वे जीत जाता है तो भाई वयस्क मताधिकार के आधार पर वे जीत गया है, जिसे अंग्रेजी में एडल्ट फ्रेंचाइज के नाम से जाना जाता है। वयस्क मताधिकार को अंग्रेजी में किस नाम से जाना जाता है? तो वयस्क मताधिकार को अंग्रेजी में एडल्ट फ्रेंचाइज के नाम से जाना जाता है। फ्रेंचाइज शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के फ्रैंक शब्द से हुई है। अब दोस्तों देखिएगा, फ्रेंचाइज शब्द की मैं बात कर रहा हूं, तो फ्रेंचाइज शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो फ्रेंच भाषा के फ्रैंक शब्द से हुई है। कहां से हुई है? फ्रेंचाइज शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के फ्रैंक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र होना। जिसका अर्थ क्या होता है? स्वतंत्र होना। जिसका अर्थ क्या होता है? स्वतंत्र होना। यानी फ्रेंचाइज शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो फ्रेंच भाषा से हुई है और फ्रैंक शब्द का जो अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र होना। इस तरह मताधिकार का अर्थ होता है स्वतंत्रता पूर्वक अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव करना। यानी किसी प्रकार के कोई भी आपको दबाव में नहीं आना है, आपको बिल्कुल भी पैसा नहीं लेना है, एक स्वतंत्र होकर, निष्पक्ष होकर आपको अपना मताधिकार का प्रयोग करना है। चलिए भैया आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा गया है हमारे पास में कि यही नहीं, राजनीतिक समानता जनतंत्र का एक बहुत ही बड़ा अधिकार होता है। यानी राजनीतिक जो समानता होती है वो जनता का बहुत बड़ा मौलिक अधिकार होता है। चलो भैया आगे लिखा गया है, इसके लिए जरूरी होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए मत का सम्मान महत्व होना बहुत जरूरी है। मैं बार बार आपको चर्चा करके बता रहा हूं कि वयस्क मताधिकार यानी सभी व्यक्ति को एक समान अधिकार मिलना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, यहां पर एक फिर आपके सामने क्या चीज लिखी गई है मैं पढ़ के बता देता हूं। देखिए दोस्तों, हर लाइन को हमने डिफाइन किया है, हर लाइन को बहुत अच्छे माध्यम से लिखने का प्रयास किया है, नोट्स को बिल्कुल सरल भाषा में बनाने का प्रयास किया है, समझाने का बिल्कुल सरल भाषा में मैं इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आपको एक एक चीज याद हो जाए। यदि किसी भी व्यक्ति को उसके किसी भी विशेष समुदाय से संबंधित होने के नाते उसे मताधिकार से वंचित किया जाता है तो उसकी समानता के अधिकार का हनन होगा। यहां एक शब्द लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति होता है, उसको उसकी जाति के अनुसार, उसको उसके लिंग के अनुसार अगर मान लीजिए वंचित कर दिया जाता है तो भाई उसका हनन हो रहा है। उसका क्या हो रहा है? हनन हो रहा है। तो हनन का मतलब क्या होगा कि भाई अपन उसके साथ बहुत बड़ा गलत करने जा रहे हैं, अन्याय करने जा रहे हैं। तो यहां लिखा गया है, यदि किसी भी व्यक्ति को उसके किसी भी विशेष समुदाय से संबंधित होने के नाते उसे मताधिकार से वंचित किया जाता है तो समझ जाना उसके समानता का अधिकार का क्या हो रहा है? हनन हो रहा है। उसके समानता का अधिकार का क्या हो रहा है? हनन हो रहा है। दूसरे शब्दों में, जनतंत्र की आत्मा तभी सुरक्षित रह सकती है जब तक कि जनता को बिना किसी भेदभाव के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भेदभाव के वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो। बहुत ही शानदार यहां पर मैंने बात डिफाइन की है दोस्तों, बहुत ही शानदार बात डिफाइन की, समझना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां लिखा गया है कि जनतंत्र की आत्मा कब सुरक्षित रह सकती है? जनतंत्र की आत्मा कब सुरक्षित रह सकती है माय डियर फ्रेंड्स? जनतंत्र की आत्मा तब सुरक्षित रह सकती है जब जनता को बिना किसी भेदभाव के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भेदभाव के वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो। तो समझ जाना कि जनतंत्र की आत्मा सुरक्षित है।
जनतंत्र की आत्मा सुरक्षित है। चलो भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा गया है, नागरिकों द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने तथा अपनी पसंद की सरकार का चुनाव करने की प्रणाली को चुनाव कहा जाता है। अब आपसे कोई पूछ ले कि भाई चुनाव क्या होता है, मुझे पता है कि 90% विद्यार्थी इस क्वेश्चन का सही जवाब नहीं लिख पाएंगे, लेकिन अगर वही 90% विद्यार्थी इस क्लास को वॉच कर लें तो 100% विद्यार्थी इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। दोस्तों, नागरिकों के द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने तथा अपनी पसंद की सरकार का चुनाव करने की प्रणाली को चुनाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चुनाव कहा जाता है। प्रतिनिधियों के चुनाव के संबंध में यह भी विधान है कि संसद तथा विधान मंडल के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रक्रिया एक निश्चित समय तक ही लागू रहती है, जिसके द्वारा जनता की शक्तियों के महत्व तथा जनता की नीतियों का निर्धारण किया जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा होगा अभी विधानसभा के चुनाव है। विधानसभा के चुनाव में आप लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया और वर्तमान में एक नई सरकार का गठन कर दिया। अब ये जो नई सरकार है ये आजीवन नहीं बनी रहेगी, इसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होगा जो होगा 5 साल के लिए। तो 5 साल के लिए ये जो सरकार बन के आई है वो किसके प्रतिनिधित्व के लिए काम करेगी? ये जनता के प्रतिनिधित्व के लिए काम करेगी, क्योंकि जिसके द्वारा जनता की शक्तियों के महत्व तथा जनता की नीतियों का निर्धारण करना, यानी सरकार का प्रमुख कार्य होगा कि जनता के लिए काम करे, जनता के लिए नीतियां निर्धारण करे, जनता के लिए ज्यादा से ज्यादा रोजगार के साधन मुहैया कराए, जनता के लिए ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करे, जनता की हर समस्या का समाधान करे। ये 5 साल के लिए सरकार का प्रमुख महत्व होता है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे लिखा गया है, सार्वभौमिक मताधिकार का सामान्य अर्थ क्या होता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जब आपका मेन पेपर हो रहा था, जब बोर्ड पेपर चल रहा था, तब भी ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों को आप बिल्कुल भी छोड़े नहीं, ऐसे क्वेश्चनों को आप बिल्कुल भी छोड़े नहीं। यहां लिखा गया सार्वमताधिकार का सामान्य अर्थ क्या होता है? दोस्तों देखिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ होता है कि हर वयस्क महिला तथा पुरुष को बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का अधिकार प्रदान, कि हर पुरुष और हर महिला को किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करके वोट डालने के अधिकार को सार्वभौमिक मताधिकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सार्वभौमिक मताधिकार कहा जाता है। इस प्रणाली के अधीन एक निर्धारित आयु के पश्चात व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस प्रणाली के अधीन एक निर्धारित आयु के पश्चात व्यक्ति को क्या हो जाता है? वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। जैसे अगर यहां पर भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर 18 साल का होगा तो वे वोट डालने का पूर्ण अधिकार प्राप्त कर चुका होगा। ठीक है भाई, क्लियर हो चुका है? एक बार इसको पढ़ लो जल्दी से। हाँ भाई, जल्दी से रीडिंग लगा लो। सभी को आ गया समझ में? रीडिंग लगा लो ये सभी। आगे लिखते हैं, आगे लिखा आ रहा है, वयस्क मताधिकार ने धीरे धीरे स्वतः एक सामूहिक कानून का रूप ले लिया। शुरू में वोट डालने का अधिकार केवल उन्हीं लोगों के पास था जिनके पास या तो पैसा होना चाहिए या जमीन होना चाहिए या वे किसी न किसी ऊंचे पद पर हो, बस वही लोग वोट दे सकते थे। इसके विपरीत आज सभी वयस्क व्यक्तियों को संपत्ति अथवा शिक्षा के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए, सबको वोट डालने का अधिकार दे दिया गया है, जिसे मानवीय अधिकार कहा जाता है। काफी समय तक यहां की विकसित देशों में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया था। 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक तक किसी भी देश में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को लागू नहीं किया गया था। बात कर रहे हैं अपन 20वीं शताब्दी, और 20वीं शताब्दी के दूसरे सेशन की, दूसरे दशक की भी हम बात कर रहे हैं। कोई भी एक ऐसा देश नहीं था जिसने वयस्क मताधिकार की प्रणाली को स्पष्ट तौर पर लागू किया। नहीं बाबा, आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले जर्मनी ने 1919 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को लागू किया। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को सबसे पहले किसने लागू किया? कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को सबसे पहले जर्मनी ने लागू किया। और कब लागू किया? 1919 में किया। 1918 में ब्रिटेन में कुछ सीमित महिलाओं ने मताधिकार का प्रयोग किया। उसके बाद 1918 में आ चुकी है कौन?
ब्रिटेन में कुछ सीमित महिलाओं के लिए मताधिकार का प्रयोग किया। धीरे धीरे 21 वर्ष से ऊपर के पुरुष तथा 30 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया। यानी धीरे धीरे नियम में परिवर्तन हुआ। पुरुषों के लिए कहा गया कि भाई अगर आप 21 साल को हो तो आप वोट दे सकते हो, लेकिन महिलाओं के लिए कहा गया कि आप अगर 30 साल का हो तो ही वोट दे सकते हो। भाई देखो यहां पर फिर टेंशन वाली बात है, ये भेदभाव वाली नीति यहां पर आ रही है। आगे और परिवर्तन होगा। चलो 1928 में व्यवहार लोकतंत्र इस भेदभाव को सुधारा गया। 1936 में सोवियत संघ ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को लागू किया और इस प्रकार 1936 के अंदर सोवियत संघ ने सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को लागू कर दिया। किंतु आश्चर्य की बात है कि लगातार उदारता तथा बराबरी के नारे लगाने वाले फ्रांस 1945 तक भी अपने यहां पर नागरिकों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का नियम लागू नहीं कर पाया था। और दोस्तों यहां पर लिखा हुआ आश्चर्य की बात तो है कि स्विट्जरलैंड जैसे प्रांतीय जनतंत्र देश में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार लेकर 1969 तक भी गतिरोध बना रहा था। यानी हम बात करते हैं जिस स्विट्जरलैंड की, उस स्विट्जरलैंड में 1979 तक भी महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया जा रहा था। इन सब की तुलना में भारत की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो भारत ने जब हमारा संविधान लागू किया था 1925 में, तो सबसे पहले बात के दी कि हमारा देश वयस्क मताधिकार पे काम करेगा। हमारे देश के अंदर सबको वोट डालने का अधिकार होगा। जो भारत का नागरिक होगा वो सब जगह वोट डाल सकता है। भारत का नागरिक भारत के अंदर होने वाले किसी भी चुनाव में वोट डाल सकता है संबंधित क्षेत्र में। मताधिकार की आयु अलग अलग देशों के वोट डालने के लिए निर्धारित की गई थी। डेनमार्क तथा जापान में 25 वर्ष से ऊपर कोई भी व्यक्ति वोट डाल सकता है, जबकि नॉर्वे में आयु 23 साल की गई थी। ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत संघ में यह आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। हमारे देश में पहले वोट डालने की जो न्यूनतम आयु थी वो 21 साल थी, उसे बाद में 18 वर्ष कर दी गई थी। और वर्तमान में हमारे देश के अंदर 18 साल का कोई भी व्यक्ति है जिसको वोट डालने का अधिकार प्राप्त होता है। वोट कौन डाल सकता है? पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 18 साल होनी चाहिए, वे मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और वे व्यक्ति जिसके न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का कोई भी दंडनीय अपराध नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, यहां पर अब बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। दोस्तों आप सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाओ और प्ले स्टोर पे जाकर आप हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों आपको प्ले स्टोर पे जाना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा दोस्तों और प्ले स्टोर पर लिखो भाई आरुष क्लासेस। प्ले स्टोर पे लिखो भैया AARUSH, आरुष क्लासेस लिखो और ऐप को डाउनलोड करो। आरुष क्लासेस ऐप को आप जल्दी से डाउनलोड कर लीजिएगा, अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लो। उसके बाद में आपको जाना है दोस्तों रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, फिर एक आपके पास में OTP आएगा। OTP आने के बाद आपको अगला एसेस करना होगा जिस पर आपका नाम लिखना होगा, ईमेल एड्रेस लिखना होगा, आपका स्टेट चयन करना होगा, आपका डिस्ट्रिक्ट चयन करना होगा और आपका एक कंफर्म पासवर्ड चयन करना होगा। उसके बाद फिर आप एसेस करोगे, आगे करोगे कंफर्म एंड सेंड में। तो जैसे कंफर्म और सेव पर क्लिक करोगे दोस्तों, उसके बाद में आपके पास ऐप ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप फ्री क्लासेस में ज्वाइन करना है। फ्री क्लासेस पे जाकर एड माई लाइब्रेरी पर क्लिक कर देना है और जैसे एड माई लाइब्रेरी पर आप क्लिक करोगे, वहां पर आपको स्टेट ओपन वाला ऑप्शन मिलेगा। क्लास 12 को आप ज्वाइन कर लीजिएगा और बहुत ही अच्छी तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। उम्मीद तो करता हूं दोस्तों सेशन बहुत अच्छा पसंद आया होगा।